दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में जो शख्स हैं वह बैंक से जुड़े हुए हैं, वो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हैं और आज के समय में कोई किसी भी वर्ग का हो, हर कोई चाहता है कि वह अपना ज़मीन ले और घर बनाए और कोई भी कमा कर घर बनाए ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि पहले लोग ऐसे ही घर बना लेते थे। लेकिन आज जो फैशन का युग आ गया है, यहाँ पर लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं और घर का बजट करोड़ों तक पहुंच जाता है और सभी लोग सोचते हैं कि बैंक से लोन लेकर वे यहाँ पर घर बनाएंगे। तो आज करण जी हम लोग को बताने वाले हैं कि लोन लेने का आखिर क्या प्रोसेस होता है। तो मेरा पहला सवाल इनसे होगा कि होम लोन अगर किसी को कराना है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम करण है। अभी हम बैंकिंग सेक्टर में होम लोन डिपार्टमेंट में है और ये 5 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है होम लोन में। तो जैसा कि आपने बोला कि होम लोन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी की नीड होती है, तो मोस्टली प्रॉपर्टी की नीड में हमें केवाईसी चाहिए, जो कि कस्टमर का आधार पैन होता है। इनकम डॉक्यूमेंट्स में हमें उनका बैंकिंग चाहिए 1 साल का, और अगर वो आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर हमें चाहिए 2 साल का, विथ कंपुटेशन, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के साथ। और ये हो गया आपका इनकम और केवाईसी। हमें उनका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देखना होगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ से आया है। तो मोस्टली हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में हो गया, जैसे अगर खरीदे हुए प्रॉपर्टी है तो उनका रजिस्टर सेल डीड होगा, म्यूटेशन पेपर होगा जिसे कि हम दाखिल खारिज बोलते हैं, और लैंड टैक्स रिसिप्ट होगा जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो मोस्टली यही हुआ। और जो उनका अगर खानदानी प्रॉपर्टी है, खतियान से आ रहा है, जैसे उनके पूर्वजों से मिला हो, तो अगर वो प्रॉपर्टी आ रहा है तो उसमें उनका हम बंटवारा देखेंगे, खतियान देखेंगे, वंशावली लगेगा। और सीओ, वो जो वंशावली होगा वो सीओ से वेरीफाई वंशावली होगा। ये नहीं कि कोई गांव के सरपंच से बना ले या नोटरी करा ले, तो वैसा वंशावली की जरूरत नहीं है हमें। और होम लोन के लिए मेन यही 3 डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। फिर उसमें अलग अलग अपना वर्टिकल है, जैसे कि कोई लैब ले रहे हैं, वन टाइम मॉर्गेज करके अपना वन टाइम पेमेंट लेंगे और उसको अपने बिजनेस में यूज करेंगे, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं, या फिर परचेज के लिए ले रहे हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं तो उसमें अपना पेपर आ जाएगा मैप और एस्टीमेट होता है कि ये घर बनाने के लिए इनको कितना अमाउंट की नीड है। कोई भी घर 20 लाख बना रहे हैं, 30 लाख बना रहे हैं, तो उसमें क्या उनका जैसे सीमेंट, बालू हो गया, और इनका क्या बोलते हैं, ये टाइल्स वगैरह है, तो ये लोग कितना लगेगा। तो उनको एक इंजीनियर जो होते हैं वो बना के देते हैं मैप और एस्टीमेट। मैप अगर वो ग्रामीण एरिया में है तो मैप उनका मुखिया से पास होना चाहिए। अगर ये नगर परिषद, नगर पालिका या नगर पंचायत में है तो वहाँ के जो म्युनिसिपल के जो ऑफिसर होंगे वो पास करके वो देंगे। और अब दूसरा रहा परचेज के केस में, अगर कोई घर खरीद रहे हैं तो उसमें हमें एक एटीएस चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल। सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि मैं इतना प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, इतने अमाउंट में बेच रहा हूँ, और उसमें प्रॉपर्टी का डिटेल होता है कि फलाने जगह पे फलाना प्रॉपर्टी है जिसका चौहद्दी ये है, तो वो एटीएस हो गया। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन बताया आपको, एक परचेज बताया। अब आया लैब, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। किसी का बना बनाया घर है, वो अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके हमारे यहाँ अपने बिजनेस के लिए पैसा लेना चाह रहा है, तो उसमें हमें सिर्फ सेल डीड चाहिए और ये लैंड टैक्स रिसिप्ट चाहिए, म्यूटेशन चाहिए, और अगर नगर परिषद में है तो होल्डिंग टैक्स चाहिए। तो मेन यही डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है होम लोन के लिए। एक और कॉमन सा सवाल लोगों के मन में होता है कि आधार कार्ड पे पता मान लेते हैं कहीं और का है, उनके होम टाउन का है, और प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का है, और लोन कोई और सिटी में उनका हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं आती है। नहीं, हमें प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ और परमानेंट एड्रेस प्रूफ दोनों अगर वो दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में जैसे उन्हें क्या देना होगा? यूटिलिटी बिल्स में भी उनका पोस्टपेड बिल हो जाए। अगर वो रेंटेड हो तो, चूंकि ज्यादातर केसेज में ही देखा जाता है रेंटेड में उनको, अगर रेंटेड है तो उस, मान लो आप बिहार के कोई है, बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ना कि उनका वहाँ अकाउंट खुला होगा, बैंक अकाउंट होगा, तो बैंक अकाउंट आप लगा के प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। नहीं तो दूसरा हो जाएगा आपको ये बिजली बिल, उनके नाम से बिजली बिल आना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट वो देते हैं ओनर से तो? रेंट एग्रीमेंट पहले लेते थे,
OVD जिसको बोलते हैं अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, बट अभी वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और मतलब हर लोग के मन में होता है कि अगर उनका इनकम टैक्स रिटर्न अगर 4 लाख का है, 5 लाख का है, तो कैसे बैंक डिसाइड करता है कि इतना ITR पे लोन कितना बनेगा? ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर किसी का ITR मान ले आपकी 6 लाख का है, ठीक है, तो उनको आप 6 लाख पे है तो फिर उनका देखना पड़ेगा कोई ऑब्लिगेशन है कि नहीं, पहले से कोई EMI जा रहा है कि नहीं। 6 लाख को हम इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे कि उनका मंथली कितना आता है। जस्ट एग्जांपल कि आपने 40,000 का दिखाया तो 12 महीने में कितना हो गया, 4,80,000 के करीब में आया। तो उस 40,000 का हम 65% पकड़ेंगे, क्योंकि किसी का 100% तो इनकम हम नहीं ले सकते ना, उनको अपना खर्च होगा, डेली का खर्च होगा, तो 65% लेंगे और उस 40,000 के 65 में वो जितना एलिजिबल हो गए, जितना उनका अमाउंट बनेगा हम वो उनको देंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर जमीन का सारा पेपर ओके है, कहीं से कोई जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका ITR वगैरह सब चीज है, बैंक में अच्छा ट्रांजैक्शन है, लेकिन उनका सिविल किसी वजह से सही नहीं है, तो फिर इस केस में आप लोग क्या करते हैं? अब ये देखना होगा कि सिविल स्कोर उनका डाउन क्यों हो गया, क्योंकि बैंक तो सबसे पहले आपका बिहेवियर देखेगी कि आप बैंक के साथ आप रिश्ता कैसा बना के रखे। किसी किसी का होता है, मान लो आपने कोरोना टाइम में बहुतों लोगों का बिजनेस डाउन हुआ, वो दे नहीं पाए, तो उस टाइम कुछ कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अब कोई है लोन लेके देना ही नहीं चाह रहा है, तो वो बिहेवियर देखेगा आपका, और उनका आपका कहना है कि उनका ये सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज करेगा। तो सिविल स्कोर इंक्रीज करने के लिए छोटा कोई लोन ले ले, टीवी, फ्रिज या कोई लोन ले ले सिविल, और उसको टाइमली पेमेंट करे, तो फिर वो पॉसिबल है। अच्छा, एक और लोग के मन में सवाल होता है कि जब आप जमीन लेते हैं तो रास्ता कितना फिट होना चाहिए कि लोन इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आज के समय में 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट से ज्यादा रास्ता मिलना मुश्किल होता है। वो डिपेंड करता है बैंक पे सर। आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो, NBFC में जा रहे हो, तो रास्ता उस पर भी डिपेंड करता है। अब मान लो आप SBI में गए, तो SBI को तो सर मिनिमम 12 फीट रास्ता चाहिए। अच्छा, अगर आप किसी NBFC में जा रहे हो तो वो 5-6 फीट पे भी कर देगा। अच्छा, कोई प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI ऐसे बहुत पॉपुलर बैंक, HDFC, ICICI भी जाओगे तो वो मिनिमम उसको 10 फीट तो रास्ता चाहिए ही चाहिए। अगर रास्ता कम है तो आप उसको स्विच कर दो किसी NBFC में। अच्छा, उसका क्या प्रोसेस है? बस सेम प्रोसेस थोड़ा सा, उसका भी सेम प्रोसेस है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक में चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स NBFC में भी लगेगा। NBFC में है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक में आपको GST देना पड़ेगा, 3 साल का विंटेज होना चाहिए, GST रिटर्न होना चाहिए, ITR रिटर्न होना चाहिए, तो ये बैंक में आपको लगेगा। अगर आप NBFC में जा रहे हो तो वो विदाउट ITR भी आपको लोन करेगा। वो बस आपका एक फिजिकल बिजनेस दिखना चाहिए, कोई छोटा सा किराना दुकान भी खोले हुए तो उसे भी हम लोन करेंगे। अच्छा, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बस मेरा लास्ट सवाल है आपसे। प्राइवेट जॉब करते तो सैलरी उनको क्या मिलता है, अकाउंट में मिलता है या कैश में? अच्छा, अगर फॉर्म 16 मान लेते हैं नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे केस में छोटे मोटे कंपनी में नहीं मिलता है, लेकिन सैलरी अकाउंट में मिलता है, तो उसे आप लोग कंसीडर करते हैं? हाँ, सैलरी स्लिप वो बनवा ले अपना, जहाँ उनका कंपनी है उससे सैलरी स्लिप बना ले, और जो उनका बैलेंस क्रेडिट कर रहा है स्टेटमेंट में, तो हम उस बिना पे भी अच्छा, उनका लोन। अगर सैलरी स्लिप नहीं बनवाते हैं, कंपनी उनके लेटर पैड पे लिख कर अपना दे देती है कितना सैलरी है, तो उससे कंसीडर किया जाएगा या नहीं? हाँ, वो भी पॉसिबल है। अच्छा, सैलरी अकाउंट में आ रही तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लोन से संबंधित कोई भी यहाँ पर सलाह लेनी है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी क्या है, आप ये अपना ईमेल आईडी आपको बता देंगे और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आप इन्हें मेल करके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है sweetukaran79@gmail.com। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमसे भी बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजरनेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।